वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है गुप्तकाल। गुप्तकाल का जो स्टार्टिंग है वो लगभग 319-20 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है ना। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ और यह गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में जो देश था वो धन धान्य से पूर्ण था, इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है ना। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये याद रखना। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच जो है शासक बनता है। और इस गुप्त वंश में फिर उसके बाद अगला शासक कौन था? तो अगला शासक बनता है, जो महत्वपूर्ण शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना। इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि, सबकी अलग अलग उपाधियां हैं, याद रखना है सबको। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि विक्रम संवत और शक संवत के बारे में। तो विक्रम संवत किसने चलाया था? विक्रम संवत चलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में। और जो शक संवत था वो कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। ठीक है ना। और ये गुप्त संवत कब चल रहा है? 319-20 ईस्वी में किसने? चंद्रगुप्त प्रथम चला रहे हैं इसको। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से किसने विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कुमार देवी नाम याद रखना। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। ठीक। अब देखते हैं अगला शासक कौन था, जो कि था आपका समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त को क्या बोलते थे? लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि इसकी माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। अभी अभी आपको ऊपर बताया गया कि कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने उससे शादी की थी। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इसको कविराज की उपाधि मिली है। वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। ठीक है ना। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आर्यावर्त उत्तर भारत थे, और इसके 9 राज्यों को जीतने के लिए इसने प्रसोभद्रण नीति यानी कि बलपूर्वक अधिकार कर लेना, ये नीति अपनाई थी उत्तर भारत के राज्यों को जीतने के लिए। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों, ये राज्य कितने थे ये याद रखना, 9 राज्य उत्तर भारत के और 12 राज्य दक्षिण भारत के। इसको जीतने के लिए समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति यानी कि बलपूर्वक अधिकार कर लेना और अनुग्रह करने पर छोड़ देना, ठीक है ना, ये नीति अपनाई थी। तो आर्यावर्त के 9 राज्यों को तो जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता और जीतने के बाद उनको जो है वापस भी कर दिया। ठीक है। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया तथा अश्वमेघ घोड़ा अंकित मुद्रा और व्याघ्र हनन मुद्रा को भी चलाया था। तो अश्वमेघ यज्ञ के बाद 2 तरह के सिक्के चलाए थे, 2 तरह की मुद्राएं, एक तो अश्वमेघ घोड़ा अंकित मुद्रा, दूसरा व्याघ्र हनन। व्याघ्र हनन मतलब बाघ को मारना होता है। उपर्युक्त विजय अभियानों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। याद रखने वाला पॉइंट है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे पृथ्वी बाधो, पृथ्विया वीर की उपाधि दी थी। ठीक है ना, भारतीय इतिहासकारों ने। और वो विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? भारत का नेपोलियन। ठीक। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन कहाँ पे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। ये भी याद रखना कि हरिसेन ने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। ये कहाँ पे? इलाहाबाद में स्थित है। अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है। क्या? प्रयाग प्रशस्ति को। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरितम नामक पुस्तक की रचना की। किसने? समुद्रगुप्त ने। ये देखिए प्रयाग प्रशस्ति है, ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इस पे क्या लिखा है। ठीक है ना। समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा मुझे भी। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद कौन बनता है? रामगुप्त शासक बनता है।
और उसकी रामगुप्त की पत्नी क्या थी, उसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। अब ध्रुव स्वामिनी के लिए जो शक शासक था वो गुप्त वंश पर लगातार आक्रमण कर रहा था, क्योंकि इसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी रामगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, 400 वर्ष से मालवा और गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जाके ये जो शक बार बार आक्रमण कर रहे थे इनको हराया और इनके शासक को मार भी दिया। उसके बाद क्या किया, और उसके बाद अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और क्या किया, ध्रुव स्वामिनी से खुद ही विवाह कर लिया। तो जिसके लिए इतना युद्ध हो रहा था उसको जाके शक शासक को भी मार के आया, उसके बाद अपने भाई को भी मार के उसी औरत से यानी कि ध्रुव स्वामिनी से इसने विवाह कर लिया। उपर्युक्त बातों की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये विशाख दत्त की पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है ना, ये पुस्तक का नाम याद रखना और ये लेखक का नाम भी। विशाख दत्त ने कौन सी लिखी, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये सारी जानकारी जो ऊपर अभी आपने पढ़ी ये देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। तो विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, प्रथम नहीं, द्वितीय है। प्रथम ने क्या किया था, कौन सी उपाधि, महाराजा धीराज की। ठीक, द्वितीय ने विक्रमादित्य की। तो सारी ये सब याद रखना। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और पत्नी थी जिसका नाम क्या था, कुबेर नागा। ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था, उसके अलावा कुबेर नागा भी उसकी पत्नी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज, देवगुप्त और देवाश्री के नाम से भी जानते हैं। और इसने क्या किया था, विक्रमांक, विक्रमाश्री, विक्रमादित्य और परम भागवत, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य और परम भागवत, इनकी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके शासनकाल में, इसी के शासनकाल को गुप्त काल के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा ही जाता है और इसके शासनकाल को मुख्यतः जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय से मिलने कहाँ गया था, उज्जैन गया था। जिस समय आया था उसके दरबार में वो यहाँ पे नहीं, उज्जैन में था, तो इसलिए मिलने के लिए कहाँ गया, उज्जैन में। इसके शासनकाल में सोने के सिक्के को दीनार, ये पॉइंट याद रखना, सोने के सिक्के को दीनार, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रुपया, और तांबे के सिक्के को कौड़ी कहते थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कश्मीर में, ये देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कश्मीर में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मेहरौली के कुतुब मीनार के सामने लगवाया। तो ये जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ये मुख्यतः कहाँ पे सबसे पहले था, कश्मीर में लगवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक उसको दिल्ली में लेके आया और कुतुब मीनार के सामने, मेहरौली के कुतुब मीनार के सामने लगवाया। ठीक है ना, तो फिरोज शाह तुगलक का भी याद रखिएगा नाम। थोड़ा सा अंदर जाना होगा तो ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे। इस लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का वर्णन है। ठीक है, अगला शासक कौन है, कुमारगुप्त प्रथम। आइए देखते हैं इनके बारे में। कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, किसने की थी, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने। यह भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, यहाँ पर महायान की पढ़ाई होती थी। तक्षशिला के बारे में जो है आपको शायद बताया गया था कि विश्व का जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया, किसको, नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था, याद रखना इसको भी। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जो है इसी के शासन में लिखे और चलाए गए थे। गुप्त काल का सर्वप्रथम अभिलेख मथुरा अभिलेख था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था। तो गुप्त काल का जो सबसे पहला अभिलेख कौन था, वो था मथुरा अभिलेख। कब लिखा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कुमारगुप्त प्रथम, देखिए क्यों ये बताया गया आपको, क्योंकि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख और सभी सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जो है कुमारगुप्त के शासन काल में जो है चलाए गए थे। लेकिन जो है जो सर्वप्रथम अभिलेख था गुप्त काल का वो मथुरा अभिलेख था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया। ठीक है, अब देखें कुमारगुप्त प्रथम की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अब देखिए भरतपुर के बयाना गांव में गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर पाया गया।
जो कब कब के थे, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल थे। तो ये आप लोग याद रखना, भरतपुर के बयाना गांव में जो मिला है गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर, ये कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के सिक्के थे। क्योंकि इनके प्रत्येक सिक्के पर क्या था, मयूर और कार्तिकेय का चित्रांकित था। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर किसका चित्रांकित है, मयूर और कार्तिकेय का। अगला जो शासक है कौन है, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त को भी क्रमादित्य, विक्रमादित्य और सिति पशुपत की उपाधि से नवाजा गया। पर मुख्यतः जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो किसके लिए है, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। ठीक है ना, आप लोग उसी को याद रखेंगे। इसने वृषभ प्रकार के सिक्के चलाए थे और अयोध्या को अपनी राजधानी किसने बनाया था, स्कंदगुप्त ने। ठीक है ना, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। ये शायद आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, उसके बाद उसको आगे कैसे कैसे हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण हुआ था। यह खुशनवाज नामक हूण था जिसने सबसे पहले आक्रमण किया था। हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है, भित्तरी अभिलेख से। ठीक है ना, बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विकसित होता चला गया और 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। तो आप ये जो है कह सकते हैं भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, भानुगुप्त ने किसको लिखवाया, एरण अभिलेख को लिखवाया है। इससे जो है सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सती प्रथा की जानकारी कहाँ से मिलती है, एरण के अभिलेख से मिलती है, जिसको भानुगुप्त ने लिखवाया था। और गुप्त वंश का आखिरी शासक बुद्धगुप्त था। ठीक है ना, अगला देखते हैं आपका प्रशासन व्यवस्था। गुप्त काल में सम्राट जो है वो शासन का केंद्र था। ठीक है ना, और राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी और इनके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। इम्पोर्टेंट आपका क्या है, इम्पोर्टेंट आपका ये है कि साम्राज्य जो है भुक्ति में विभाजित था। यानी कि साम्राज्य जो है वो प्रांत में विभाजित था। जो प्रांत थे उसको क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। और प्रांत का जो प्रमुख था, यानी कि जो भुक्ति का जो प्रमुख था उसको उपरीक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। ठीक है ना, नगद वेतन नहीं दिया जाता था, जबकि उनको भूमि दी जाती थी उनके अधिकारियों को। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो गुप्त काल के साम्राज्य का विभाजन देखते हैं। एक साम्राज्य होता था, उसके बाद वो भुक्ति में विभाजित, प्रांतों में जो विभाजित होता था प्रांत को बोलते थे भुक्ति, और इसके प्रमुख को उपरिक बोला जाता था। उसके बाद जो जिला था उसको बोलते थे विषय। ठीक है ना, साम्राज्य, भुक्ति, फिर विषय, उसके बाद वीथी। वीथी जो गांव का समूह था उसको बोलते थे वीथी। और उसके बाद सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। तो आप याद रखेंगे साम्राज्य, भुक्ति, विषय, वीथी और ग्राम। ठीक है ना, भुक्ति मतलब प्रांत, विषय मतलब जिला, वीथी मतलब ग्रामों का समूह, और जो ग्राम है उसको ग्राम ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं गुप्त काल के धर्म के बारे में। तो ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, और गुप्त शासकों का जो राजकीय चिन्ह था गरुड़ था। क्यों, क्योंकि विष्णु जी का जो है वाहन गरुड़ है, इसलिए इन लोग का जो भी राजकीय चिन्ह था वो भी गरुड़ रखा था इन्होंने। अब देखते हैं इस समय के कला के बारे में। तो भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। तो अब भूमरा के बारे में अगर पूछेगा तो भूमरा का क्या है, यहाँ पे शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये। और गुप्तकालीन मंदिर का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे है, देवगढ़ में है। ठीक है ना, सब इस समय की मूर्तियाँ जो हैं वो हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन सभी धर्म से संबंधित थी। मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ है, सफ़ेद बलुआ पत्थरों से। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास अजंता की जो प्रसिद्ध गुफा है, ये याद रखना अपना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है अजंता की जो गुफाएं हैं, इसी काल में बनी थी। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन मिलता है। इन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। याद रखना भित्ति चित्र किसे कहते हैं, बुद्ध के जीवन से जो संबंधित घटनाओं का चित्रांकन जो गुफाओं में किया गया है उसको भित्ति चित्र कहा जाता है। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे हैं जैसे प्रारंभ में थे। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तिगवा मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमरा, भूमरा की बात अभी ऊपर आपको की गई थी, इसको याद रखना आप लोग।
शिव मंदिर है भूमरा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ पे है? नचना कुठार मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर एक है आपका खोह में। और जो दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का था वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है दशावतार मंदिर। और भीतर गांव मंदिर कहाँ पे है? भीतर गांव मंदिर है कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। तो गुप्त काल के साहित्य के बारे में देखते हैं। तो गुप्त काल जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। तो नवरत्न कौन कौन से थे? कालिदास, छपड़क, वरूची, वराहमिहिर, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, घटकरपर और धन्वंतरी। ठीक है। अब इनमें कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो था वो जासूसी पर प्रथम नाटक था, तो उसको लिखा था शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम है। इसके अलावा बेताल भट्ट ने क्या लिखी है? सिंहासन बत्तीसी। अमर सिंह ने क्या लिखा है? अमरकोश की रचना की है। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है इसकी रचना भी की गई। ठीक है ना। रामायण और महाभारत को इसी समय अंतिम रूप दिया गया, लिखा नहीं गया, इस समय अंतिम रूप दिया गया। ठीक है। आगे विज्ञान के बारे में देखते हैं। इस समय वैज्ञानिक प्रगति क्या हुई? इस काल में सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ये बताया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर भी लगाती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था इसी समय। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था आर्यभट्ट जो भेजा गया था 1975 में शायद, वो इन्हीं के नाम पे भेजा गया था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है। सूर्य सिद्धांत। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो 1600 साल बीत जाने के बावजूद भी उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। इसे गुप्त काल के उन्नत प्रौद्योगिकी अवस्था का पता चलता है कि कितने अच्छे से वो लोग टेक्नोलॉजी में माहिर थे उस समय। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वराहमिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को ज़मीन के साथ चिपकाए रखती है, और आज इसी शक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था वराहमिहिर ने। ठीक है। आगे देखते हैं। वराहमिहिर की पुस्तक है। वराहमिहिर ने पुस्तक जो लिखी है वो है बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना की है। और जो धन्वंतरी थे ये गुप्तकालीन चिकित्सक थे। धन्वंतरी भी एक चिकित्सक थे। अभी आपको ऊपर दूसरे वीडियो में बताया गया था चरक भी एक चिकित्सक थे। और सुश्रुत के बारे में आप जान लीजिए कि सुश्रुत को जो है चिकित्सा क्षेत्र में किसका विकास किया? सर्जरी का। यानी कि सर्जरी के फादर किसको बोला जा सकता है? इसको सुश्रुत को। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा सकते हैं जो कि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुष्यभूति वंश के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।